नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये एमपी से आ रही है और ये न्यूज़ है कि एमपी की हवा अब जहर होती जा रही है, यानी जहरीली बनती जा रही है। खास तौर पे देखें वहाँ पर मध्य प्रदेश के कई सारे जो शहर हैं जैसे भोपाल है, सिंगरौली है, वहाँ पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब होती जा रही है। जिस कारण से देखें तो ये न्यूज़ खास तौर पे चर्चा में है। तो इसी जहरीली हुई हवा से जुड़ी हुई जो मध्य प्रदेश से न्यूज़ है इसकी हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे एमपी की जो हवा है ये खतरनाक होती जा रही है। खास तौर पे भोपाल, सिंगरौली में हालात काफ़ी बुरे हैं और रोज़ देखें तो यहाँ की जो स्थिति है, वायु प्रदूषण की जो स्थिति है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स का जो रेंज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 दिसंबर यानी कि आज के दिन की बात करें तो मध्य प्रदेश का औसत जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें जो स्थिति है वो कितना पहुंच गया है, तो जो AQI है वो लगभग 240 से ऊपर पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी खतरनाक है। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, अगर भोपाल के AQI रेंज की बात करेंगे तो ये तो और भी खतरनाक हो चुका है। ये 360 से भी अधिक जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे जो ज़िले हैं उन्हें रेड जोन में शामिल कर लिया गया है और जो भी विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों के अनुसार देखें तो वहाँ पर हवा में मौजूद जो 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है उनका जो स्तर है वो 5 से 10 सिगरेट पीने जैसा नुकसान पहुँचा रहा है। ठंड के कारण जो टेम्परेचर इन्वर्जन है उससे जो प्रदूषण है वो और बढ़ते जा रहा है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा में हो चुकी है कि अब मध्य प्रदेश जो है ये इसका जो दिल है उसका अब दम निकल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर सबसे खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे अगर कुछ डेटा की हम बात कर लें, भोपाल में जो AQI है वो 360 से ऊपर जा रहा है। इंदौर की वही हालत है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, यहाँ पर स्थिति काफ़ी खतरनाक है। और इन शहरों में देखें तो दम घोटू जो हवा है वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है। जैसे सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर एयर जो पोल्यूशन है उसके मामले में खास तौर पे देखें तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर जो स्तर है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो और भी ख़राब है। जैसा कि भोपाल में हमने कहा कि भोपाल में मूल रूप से आप देखेंगे तो यहाँ की जो पर्यावरण जो परिसर है वहाँ पर बड़ा ही बुरा हाल है। वहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही गिर गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण हो सकते हैं उसमें पहली बात है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 की जो अधिकता है वो होती है। तो फिर स्थिति ऐसी होती है अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तापमान में अगर विलोमन की स्थिति देखने को मिलती है तो ठंड में प्रदूषक नीचे ही फंस जाते हैं। जैसे आप अगर थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे तो जब सामान्य दिन होता है तो गर्म हवा ऊपर तक पहुंच जाती है, लेकिन जब यही सर्दी का समय आता है तो गर्म हवा ऊपर तक नहीं जा पाती है और ग्राउंड के स्तर पर देखें एक इन्वर्जन जो लेयर है वो तैयार हो जाती है। इससे क्या होता है कि प्रदूषण वाली जो ठंडी हवा है, जो धुआं है, वो नीचे ही फंसा रह जाता है, जिस कारण से देखें तो जो प्रदूषण है वो और बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जो भी इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वहाँ पर जो भी इमिशन हो रहा है, जैसे कि सिंगरौली की बात करें तो वहाँ पर पावर प्लांट जो बेल्ट होने के कारण वहाँ पर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे हानिकारक जो गैसें हैं वो निकल रही हैं, जिस कारण से प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ तक कि वाहन जो उत्सर्जन करते हैं बहुत तरह के हानिकारक गैसों का, या फिर जो डीजल जनरेटर है उनसे जो भी उत्सर्जन हो रहा है उससे स्थिति और ख़राब हो रही है। निर्माण कार्यों वाले क्षेत्र में देखें तो धूल और बायोमास जो कचरा है वो जलाने से भी स्थिति एक तरह से देखें काफ़ी ख़राब हो रही है। मध्य प्रदेश में जो प्रदूषण बढ़ने के महत्वपूर्ण जो कारण है उसमें अगर देखेंगे तो दो स्तरों पे इनका विभाजन किया जा सकता है। एक तो भौगोलिक कारण हो सकता है जिसमें शीत ऋतु में हवा की जो गति कम होती है, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर जो इन्वर्जन होता है इस कारण से नीचे की जो एक तरह से गंदगी है वो नीचे फंसी रह जाती है और स्माग की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ये स्थिति देखने को मिलती है। मैदान की जो भू आकृति है जहाँ पर जो पोल्यूटेंट है वो फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक बड़ा कारण क्या है कि मैनमेड भी है, क्योंकि बड़े स्तर पे देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल इमिशन हो रहा है, जो औद्योगिक उत्सर्जन हो रहा है वो क्या है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। सिंगरौली की हमने बात की कि कोयला आधारित जो भी ताप विद्युत संयंत्र है उससे क्या हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है और ये अमोनिया से मिलकर और हानिकारक जो गैस हैं
या इस तरह के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण कर रहा है। वाहन प्रदूषण बढ़ रहा है, डीजल जो वाहन है, ट्रैफिक जाम है, निर्माण गतिविधियां हैं, बायोमास जो कचरा है उसके जलाने से, डीजल जनरेटर का उपयोग करने से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से जो क्या हो रहा है यहाँ पर प्रदूषण मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसके जो प्रभाव हैं वो स्वास्थ्य के ऊपर खास तौर पे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे प्रभाव की बात करेंगे, अल्पकालिक स्तर पे आँखों में जलन, खांसी, सांस की तकलीफ, बच्चों में स्कूल की अनुपस्थिति या बच्चे और बुजुर्गों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। तो ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करेंगे तो अस्थमा या हृदयघात, स्ट्रोक, फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी, और WHO का कहना है कि वायु प्रदूषण से जो औसत आयु है वो भी घट रही है। WHO के अनुसार देखें तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का दीर्घकालिक जो संपर्क है ये जीवन प्रत्याशा को, यानी हमारी जो एक ऑन एवरेज उम्र है उसको भी क्या करता है, वो कम करता है। यानी जितना हमें जीना चाहिए उससे हम कम जीते हैं। दूसरी बात करें तो जो वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है ये है क्या और इसकी श्रेणियां क्या है, तो ये क्या है, जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी के तहत लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लोगों के लिए जो वायु की गुणवत्ता है, जो वायु की स्थिति है उसे समझने का एक सरल तरीका है। राष्ट्रीय वायु जो निगरानी कार्यक्रम उसी के तहत देश के लगभग 240 से अधिक जो शहर हैं वहाँ पर 8 जो प्रदूषक हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, NO2 है, SO2 है, CO2 है, O3 है या फिर अमोनिया है या लेड है, इनको ट्रैक करने में ये मदद करता है। और इसके लिए आप देखेंगे कि 0 से लेकर कहाँ तक 500 तक क्या किया गया है, एक रेंज बनाया गया है। एक तरह से रीडिंग में इसे दर्शाया जाता है कि आखिर एयर क्वालिटी की स्थिति क्या है, हवा में प्रदूषक की मात्रा ज़्यादा है या कितनी है, वो AQI दिखाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो रेंज है कि जैसे 0 से 50 के बीच में है तो स्थिति अच्छी है, जो वायु गुणवत्ता है वो ठीक है। अगर वो 51 से 100 तक है तो वो क्या है, वो संतोषजनक है। अगर वो 101 से 150 या 150 से 200 है तो मॉडरेट है, वो मध्यम स्थिति की है। अगर वो 200 से 300 है तो वो खराब है, और 300 से अगर वो ऊपर हो रही तो फिर गंभीर है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें अगर आप देखेंगे एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसके अगर हम थोड़ा सा अब प्रदूषकों की बात करें तो ये सारे जो प्रदूषक हैं वो इसमें क्या है, वो शामिल किए गए हैं। ये सारे क्या करते हैं, ये हानिकारक हैं हमारे लिए। तो इनके स्तर पे क्या है कि ये पता किया जाता है कि आखिर वायु की जो गुणवत्ता है वो कैसी है। और इसमें सबसे खास बात है कि पार्टिकुलेट मैटर 10 या फिर 2.5 की भी जो स्थिति है, ये क्या होता है कि ये बड़े ही छोटे आकार के कण होते हैं, सीधे फेफड़ों में या फिर हमारे रक्त में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमारे DNA स्तर पे एक तरह से क्षति हो सकती है, शरीर में सूजन हो सकता है, हृदय जो हमारा गति है वो रुक सकता है। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये हवा में फैले हुए बड़े ही सूक्ष्म कण होते हैं। एक तरह से कहें तो ये नैनो कण होते हैं, और इनका जो व्यास है वो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम माना जाता है। यानी जो हमारा हेयर है, हेयर जो मानव का बाल है उसका लगभग 3% होता है। और ये अस्थिर होते हैं, अर्ध वाष्पशील होते हैं, गैस वाष्पशील होते हैं, तरल होते हैं, ठोस होते हैं। तो अलग अलग जो अवस्था है उसमें भी ये देखे जाते हैं। और इस तरह की समस्या के लिए आप देख सकते हैं ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये भी लागू किया गया है। 2017 में इसे लाया गया था। खासतौर पे वायु जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसने एक आपातकालीन प्रक्रिया की योजना के तहत इसे लाया था, ताकि जब भी वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब हो तो इसे लागू किया जाए। अगर हम थोड़ा सा एक दो चीज़ें और देखें, जैसे सिगरौली के अगर हम एक केस स्टडी के तौर पे देखें तो भारत की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। देश के 40% कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन होता है उसमें इसका सबसे अहम योगदान है। कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है जैसे NTPC है, रिलायंस है, SR है, ऐसे कई सारी कंपनियों के प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। पर्यावरणीय जो न्याय है, औद्योगिक जो विकास बनाम स्वास्थ्य का जो एक डिबेट है, ये अब इस पूरे क्षेत्र में उठ खड़ा हुआ, क्योंकि समस्याएं बहुत गंभीर है। यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, इनका जो उत्सर्जन है वो यहाँ की वायु गुणवत्ता पर बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जल, वायु, स्वास्थ्य तीनों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, और इस कारण से इन्वायरमेंटल जो जस्टिस है उसकी मांग अब बढ़ चुकी है। सरकारी अगर प्रयासों की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है 2019 में, इसी के लिए स्टार्ट किया गया था कि जो भी वायु प्रदूषण है उस पर कंट्रोल किया जाए, जो भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 10 है उसमें कमी लाई जाए। और ये टारगेट है 40% तक कमी लाना है 2026 यानी कि अब आने वाला वर्ष तक। और MP के कई शहर इसमें शामिल हैं। अन्य जो पहल हैं जैसे
BS जो 6 वाहक वाले जो मानक हैं वो रखा गया है कि ठीक है, अब जो BS 5 तक जो मानक जो वाहन होंगे उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा, हरित जो आवरण है उसका विस्तार किया जाएगा, कंटिन्यूअस जो एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग है उसके स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह के प्रयास सरकार के स्तर पे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम भी चलाया गया, क्योंकि भारत सरकार का पर्यावरण निगरानी ये कार्यक्रम है और उद्देश्य यही है कि वायु की जो गुणवत्ता है उसको मापा जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए। केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके तहत ये रेगुलेट होता है। लक्ष्य यही है, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जो भी वायु प्रदूषण है, वायु की जो स्थिति है, उसकी जो क्वालिटी है उस पर निगरानी रखी जाए और समय समय पर वायु जो गुणवत्ता सूचकांक है उसकी रिपोर्ट भी क्या की जाए, जारी की जाए। तो ये भी अहम एक प्रयास है। इसके अलावा देखेंगे तो कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे NACAP के कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होना एक बड़ी समस्या है। स्थानीय निकायों की जो क्षमता है वो उतनी मजबूत नहीं है। डेटा आधारित जो नीति है वो अभी भी अपने देश में कई सारे राज्यों में है ही नहीं। औद्योगिक जो स्वास्थ्य संतुलन है उसकी कमी देखने को मिली है। अब समाधान क्या हो सकता है कि ग्रैप को सही तरीके से लागू किया जाए, निर्माण स्थलों पर जो भी धूल उड़ रहा है या इस तरह के जो भी पॉल्यूशन वाले जो कारक हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, स्कूल कार्यालय के संदर्भ में खास तौर पे एडवाइजरी जारी की जाए और लॉन्ग टर्म में कोयला आधारित जो ऊर्जा है उससे कहीं ना कहीं ग्रीन जो ट्रांजिशन है उसकी तरफ एक तरह से मूव किया जाए। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसे बढ़ावा दिया जाए, बस, रेलवे, मेट्रो पर खास तौर पे लोगों को एक तरह से अवेयर किया जाए कि ठीक है निजी वाहन कम से कम यूज किए जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए, शहरी नियोजन में जो भी एयर सेट जो अप्रोच है उसे लाया जाए, स्वास्थ्य आधारित जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स नीति है उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। तो इस तरह के जो प्रयास किए गए तब जाके समस्या का समाधान हो सकता है। और मध्य प्रदेश में जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, जलवायु परिस्थिति में देखें तो एक बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो भोपाल या सिंगरौली जैसे जो शहर हैं जहाँ पर अब एयर क्वालिटी जो स्थिति है वो सेवर श्रेणी में पहुँच गई है, तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य संकट है उसे अब ये कहीं ना कहीं सबके सामने उभार रहा है। खास तौर पर देखेंगे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जैसे जो सूक्ष्म कण है, ये क्या है, श्वसन या हृदय रोगों के जोखिम को कई गुना अब यहाँ पर बढ़ाएंगे। हालांकि NCAP या फिर जो BS जो 6 जैसे जो कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसकी जो प्रभावशीलता है वो स्थानीय रूप पर उतना नहीं है जितना होनी चाहिए। आवश्यक है कि ऊर्जा संक्रमण या सख्त जो अनुपालन है या जन जागरूकता के माध्यम से इसे बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसी जो समस्याएं हैं उनको कम किया जाए। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? 2030 तक वायु प्रदूषण समाप्त करना या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 10 में 40% तक कमी लाना, केवल महानगरों पर फोकस करना, कानूनी दंड व्यवस्था लागू करना। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि आखिर जो मध्य प्रदेश के भोपाल, सिंगरौली जैसे शहरों में जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें स्थिति काफ़ी बदतर होती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार के स्तर पे कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? किए जा रहे हैं तो क्या किए जा रहे हैं और क्या किया जा सकता है? इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।